हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये जीएस 2 लेक्चर सीरीज का 25th लेक्चर है। आज हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस आए हैं, आशा है कि आप सब लोगों ने वो वीडियोस देख लिया होगा और उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको शेयर करना नहीं भूलिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ये लेक्चर है, इसमें हम लोग मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। इसमें जो कुछ भी बताऊंगा वो मेंस के रिगार्डिंग ही आपको बताऊंगा। प्रीलिम्स के रिगार्डिंग आप खुद से पढ़िएगा एम लक्ष्मीकांत की बुक से, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगा लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। और उसके जो आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो और थोड़ी जानकारी आपकी बढ़ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है क्या। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसको सेटअप किया गया था आर्टिकल 324 के हिसाब से, मतलब के अंदर, ठीक है, अंडर आर्टिकल 324। अब ध्यान से देखिए इस चीज को, मैं आपको एक एक करके बताता चलता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड इट इज अंडर आर्टिकल 324, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शंस विच इज द लाइफ ब्लड एंड कोर ऑफ एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। आपको भी पता है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री का जो कोर है या फिर उसका जो लाइफ ब्लड है वो क्या है, वो है फ्री फेयर एंड इम्पार्शियल इलेक्शन। और यही चीज का काम जो है, इसी चीज को करवाने का काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कौन सा चुनाव करवाती है, और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होती है वो कौन सा चुनाव कराती है, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं इतना बता देता हूँ कि एमएलए जो होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक, इसका चुनाव जो है ये कराती है। तो इससे ऊपर का जितना भी पोस्ट होगा नेशनल लेवल की तरफ बढ़ते चले जाइए, वो सब ये कराएगी सीआई। और इसके नीचे वाला पंचायत एंड ऑल सब का ये कराएगी। अब आप, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूँ, तो आप खुद से थोड़ा पढ़िए और मुझे बताइए कि इलेक्शन कमीशन इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन ये लोग दोनों मतलब कौन कौन से का कराती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि ऐसा क्या है रोल जो ईसीआई निभाती है। देखिए, सबसे इसमें ना आपको समझना होगा कि इसके 3 प्रकार के रोल होते हैं। पहला रोल होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, ठीक है। दूसरा रोल जो है इसका वो होता है आपका क्वाजी जुडिशियल रोल, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है इसका एडवाइजरी रोल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव जो रोल है उसके बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में पहला जो है वो कहते हैं कि टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल। देखिए, टू प्रिपेयर द इलेक्टोरल रोल का मतलब होता है आपका जो मतदाता सूची होता है जिसमें आपका नाम हो, मतलब जब आप 18 साल से ज्यादा के हो जाएंगे तो आपकी जो आप जब अप्लाई कीजिएगा तो आपका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। तो ये जोड़ने का काम, कोई मर गया तो उसका नाम काटने का काम, ये सब कौन करता है? ये सब करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो उसी को बोलते हैं प्रिपेयरिंग इलेक्टोरल रोल, ठीक है। दूसरा क्या है? टू सुपरवाइज एंड कंडक्ट ओवर इलेक्शन। हाँ, इलेक्शन के को करवाना भी, कंडक्ट करना भी और उसको सुपरवाइज करना भी। सुपरवाइज कैसे करेगा? सुपरवाइज करने के लिए जो पुलिस बल है, स्टेट गवर्नमेंट से पुलिस बल ले लेती है ना। चाहे सेंटर जो है सेना का भी सहायता जो है वो करती है सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो उन सब की मदद से भी ये क्या करवाते हैं, सुपरवाइज करते हैं और कनेक्ट करते हैं इलेक्शन को, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा? द ग्रांट रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को जो है पहचान देना, मतलब उसको उसको ये बोलना कि कोई भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टी है, ये कौन तय करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करता है, ठीक है। समझिए, मतलब कोई भी आपको पार्टी बनानी है तो आप क्या करेंगे, जाकर के वहां पे रजिस्टर करेंगे, कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ठीक है। उसका अपना प्रोसेस होता है, पैसा जमा करना पड़ता है, कितने आदमी से सपोर्ट दिखाना पड़ता है, समझ गए। तो वो सब पूरा करना पड़ेगा तभी आपको पॉलिटिकल पार्टी का टैग मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़े। अब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाइएगा तो उसका कुछ झंडा होगा, झंडे पर और कुछ उसका निशान भी होगा, सिंबल होगा। तो वो सब भी असाइन कौन करेगा? वो सब भी असाइन कौन करेगा? वो करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप भी कई बार आपने देखा होगा कि जैसे कोई पार्टी नई नई खुलती है और वो सोचती है कि जैसे सपोज कर लो कि मैं उड़ता हुआ घोड़ा का फोटो अपना चुनाव चिन्ह रखना चाहता हूँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहती है कि नहीं, ये अवेलेबल नहीं है या अलाउ नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो उनके मन के हिसाब से नहीं होता है, जो एक लिस्ट है उसमें से ही आपको चुनना पड़ेगा। तो आपके मन के हिसाब से नहीं होगा। पार्टी आप बना रहे हैं तो आप कुछ भी चुनाव चिन्ह रख लीजिएगा, ऐसा नहीं। वो जो कहेंगे, जो असाइन करेंगे वही आपको मानना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको
चलना पड़ेगा। चलें आगे। अब देखिए, इन्फोर्सिंग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये है, ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसको इन्फोर्स करना। जैसे ही चुनाव का घोषणा हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एमसीसी जो है वो घोषणा कर देती है, मतलब आचार संहिता बोलते हैं इसको हिंदी में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो जब आचार संहिता लागू हो जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाएगा, उसके बाद में किस मतलब कुछ एक्टिविटी जो होती है सरकार की उस पे मतलब रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि नया-नया जो पॉलिसी है, प्रोजेक्ट है, उसका घोषणा सरकार उस राज्य में जहाँ चुनाव है वहाँ नहीं कर सकती है। अगर लोकसभा का चुनाव है तो कहीं भी नहीं कर सकती है। प्रधानमंत्री फिर नया कोई प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की मतलब उसका एक लिस्ट है, उन सब पे रोक लग जाता है। ठीक है? तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इसके बारे में हम लोग एक स्पेशल लेक्चर लेंगे। अगला लेक्चर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं रख दूँगा एक लेक्चर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है कि डिटरमाइन एरिया ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। हाँ, देखिए डिटरमाइनिंग द एरिया ऑफ कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि कोई एरिया है, उसमें कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करेगा। अब देखिए, कई बार कहते हैं कि लोकसभा का जो सीट होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, लेकिन ऐसी बात सत्य नहीं है। ठीक है? हाँ, ये आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्टेट में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें जनरली एक होते हैं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी स्टेट्स के डिस्ट्रिक्ट हैं, जहाँ पे 2-2, 3-3 जो हैं वो 2 तो मुझे भी पता है कि कई ऐसी जगह है जहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी। तो मधुबनी में 2 सीट आता है। एक आता है मधुबनी और दूसरा आता है झंझारपुर। तो अब डिस्ट्रिक्ट एक ही है, झंझारपुर भी मधुबनी के अंदर ही है, लेकिन वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिसाइड होता है। आप देखिए लद्दाख कितना बड़ा एरिया है ना? पूरा एक मतलब एक दिल्ली से ज़्यादा उसका क्षेत्रफल है, लेकिन वहाँ पे एक ही एमपी है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो आप इस चीज़ को समझिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होता है, वो जो एरिया जब कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होता है वो ईसीआई डिसाइड करती है और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन डिसाइड करती है। आपने डिलिमिटेशन कमीशन का नाम सुना होगा, मतलब परिसीमन समिति। उनका काम क्या होता है? उनका यही काम है कि देखना है कि कहाँ से काट के किसको कहाँ पे मिलाना है, किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहा है, किस में कम हो रहा है। ठीक है? तो ये सब चीज़ को देख करके मतलब वो जो है एरिया का परिसीमन करती है। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का गठन करती है, समझ गए? उसको डिटरमाइन करती है। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अगला अगला जो टॉपिक है मतलब इसमें पॉइंट है, वो है क्वासी जुडिशियल फंक्शन, जो मैंने आपको बताया था। पहले तो एडमिनिस्ट्रेटिव बता दिया। अब देखिए क्वासी जुडिशियल में क्या होगा। देखिए, नाम से ही पता है कुछ जुडिशियल वाला है तो कुछ न्याय से रिलेटेड होगा। तो ध्यान से देखिए क्या-क्या है इसके बारे में। पहला है कि क्या करता है, डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करता है। किसके डिस्प्यूट को? मान लीजिए कोई 2 पॉलिटिकल पार्टी का डिस्प्यूट है, ठीक है? उसका उसका डिस्प्यूट को वो रिज़ॉल्व कर देगा। और क्या करेगा? सिंबल से रिगार्डिंग या उसके पॉलिटिकल पार्टी के रिकॉग्निशन से रिगार्डिंग जो कोई इश्यू होगा, उसको वो रिज़ॉल्व करने का काम करती है। कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है? अब ध्यान से सुनिए। अब इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, तो जैसे अभी हाल-फिलहाल में आप देखिएगा कि एक बिहार में एक बड़े अच्छे नेता थे रामविलास पासवान जी। तो उनकी पार्टी थी क्या था? लोजपा, है ना? लोक जनशक्ति पार्टी। तो लोजपा का मतलब जब वो सुप्रीमो थे, तो जब वो उनका डेथ हो गया तो उनकी उनकी पार्टी में जो है दरार आ गया। मतलब उनके जो एमपी हैं, मतलब उनके जो कज़िन्स हैं, उनके बीच में, उनके बेटे के बीच में झगड़ा शुरू हो गया कि पार्टी मेरी है, सिंबल मेरा है। ऐसा ही हर जगह आपने देखा होगा कि अभी महाराष्ट्र में हो गया, हाँ, क्या कहते हैं, शिवसेना के बीच में आधी गुट जो है एकनाथ शिंदे की तरफ चली गई, आधी गुट जो है वो उद्धव जी की तरफ चली गई। वैसा ही आप महाराष्ट्र में पवार जी के साथ देख लीजिए, सुप्रिया सुले एंड क्या कहते हैं, अजित पवार जी के बीच में हो रहा है। तो ऐसा आप देखिएगा कि हर जगह पे जहाँ पे पार्टी टूट जाती है या फिर गुट बन जाता है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि सिंबल और पार्टी का ओरिजिनल पार्टी किसके पास रहेगी, इसमें जो है वो झगड़ा होने लगा। तो इस चीज़ का निपटारा कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला जो इसका रोल है वो है एडवाइजरी फंक्शन। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे ये एडवाइस भी करती है, एडवाइस भी देती है। जैसे मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी जो हैं, चाहे गवर्नर साहब जो हैं किसी भी स्टेट के, तो वो मतलब राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, ठीक है? इन लोगों का काम क्या होता है कि जब किसी को डिस्क्वालीफाई करना होता है, जैसे 10th शेड्यूल लगा दिया, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा दिया मान लो, तो वो एक बार एडवाइस ले लेते हैं इलेक्शन कमीशन से, ठीक है? तो डिस्क्वालिफिकेशन किसी मेंबर के ऊपर लगाने से पहले प्रेसिडेंट या गवर्नर जो है वो क्या करते हैं, एक बार सलाह लेते हैं। किससे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, ठीक है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर हैं उनसे, ठीक है? बढ़ें आगे, चलिए अगला अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो ये है, इसमें है कि व्हाट आर द डिफरेंट इश्यूज रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, पहला आता है कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जो इश्यू है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या इश्यू है? देखिए, मैंने लिख दिया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर can't be removed as judge of Supreme Court, but other two election commissioner can be removed like this. So
दिस इज इनइक्वलिटी इन रिमूवल प्रोसीजर। अब देखिए एक चीज समझिए, अब कहते कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो है, अब जैसे मान लीजिए जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनको जो रिमूव करने का प्रोसेस है वैसे ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरे जज हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं वैसे ही। ठीक है, तो ये क्या है, आप मतलब देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो 3 मेंबर बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा और 2 उसके साथ में जो है वो इलेक्शन कमिश्नर होंगे, है ना? उनसे नीचे कहते हैं, हालांकि पोस्ट सेम ही है, एक का चीफ नाम है और मतलब काम तीनों का है। थोड़ा सा मतलब कहेंगे कि वेटेज होता है ज़्यादा चीफ इलेक्शन का, लेकिन वो एक ही लेवल पे है। लेकिन कहा जाता है कि आप चूंकि उनको कभी भी रिमूव कर सकते हैं, जो 2 बचे हैं चीफ के अलावा, उनको कभी भी रिमूव कर दे सकते हैं। तो एक इनइक्वलिटी का भावना जगता है कि आप सेम संस्था में हैं और काम भी आपका लगभग सेम है, लेकिन आपके रिमूवल का जो प्रोसीजर है वो इनइक्वल है। आपको मतलब एज अ चीफ इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा सा कम आंका जाता है। तो ये सब चीज़ का भी एक इशू माना जाता है, समझ गए? तो ये एक पॉइंट आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी इज नॉट चार्ज ऑन सीएफआई। सीएफआई का मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब देखिए ध्यान दीजिए, सैलरी जो है वो सीएफआई पे मतलब ये चार्ज नहीं होता। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो होता है, क्या होता है ये? भारत की जो संचय निधि है वहीं से जो है वो सैलरी जो है वो जाता है किसको? किसको जाता है सैलरी? जज को, पीएम को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को। तो ये सब जो लोग हैं, इन लोगों को क्या होता है, सीएफआई जो है वो सैलरी देती है। अब राज्यपाल को नहीं जाता है, ध्यान दीजिएगा, मैंने थोड़ा सा राज्यपाल को स्टेट से मिलता है, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, सैलरी जो है वो क्या, मतलब मेरा ये कहना है कि सीएफआई से जो कुछ भी सैलरी मिलती है, मतलब भारत की संचय निधि से जो जो कुछ भी सैलरी मिलती है वो मैक्सिमम जो सरकारी लोग हैं उनको मिलता है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ ईसीआई को नहीं मिलती, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर को ये सुविधा नहीं मिलती। तो इससे क्या होता है, अब किसी मिनिस्ट्री पे अगर आप डिपेंडेंट हैं तो फिर आपको उसके हिसाब से थोड़ा काम उनके हिसाब से करना पड़ेगा, आपकी सैलरी रोक देंगे वो। सीएफआई से तो सैलरी कोई रोक नहीं सकता, तो भारत की संचय निधि है, ठीक है? किसी के बाप की जेब से तो जा नहीं रहा है, समझ रहे इस चीज को? तो ये वाली बात है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा सा इनइक्वलिटी का भावना यहाँ भी हो जाता है। तो सैलरी के सेंस में भी एक थोड़ा सा इशू है कि इट इज नॉट चार्ज अपॉन द सीएफआई, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रेदर इट इज डिपेंडेंट ऑन द मिनिस्ट्रीज, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो ये है, ये कहते हैं कि नॉट डिबार्ड फ्रॉम रीअपॉइंटमेंट एंड कैन बी फेवर गवर्नमेंट फॉर फर्दर अपॉइंटमेंट। देखिए पहला चीज समझिए, कोई भी जो बड़ा पोस्ट होगा वहां पे रीअपॉइंटमेंट के लिए जो है वो डिबार्ड होता भी है और नहीं भी होता, वो डिपेंड करता है कि कौन सा पोस्ट। लेकिन ये जो पोस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये इसमें डिवाइड नहीं है, मतलब एक बार कंटिन्यू किए, ठीक है, और उसके बाद से अब उनको हट जाना है तो हट, मतलब अगर चाहे गवर्नमेंट तो उनको दोबारा से रीअपॉइंट कर सकते हैं, दोबारा से उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भार दे सकते हैं, ठीक है? समझ गए इस चीज को? तो अब ये इसमें एक चीज समझिए, इसमें अब इसका ये इशू क्यों है? इशू इसलिए है क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो मतलब एक बार पूरा टर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपना किसी भी पोस्ट पे रह चुका है, लेट सपोज कि चीफ इलेक्शन कमीशन रह चुका है, और उसने उस सत्ता के पार्टी का फेवर कर दिया किसी इलेक्शन में, ठीक है? किसी भी, मान लीजिए सत्ता पार्टी ने कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान कुछ गलतियां की थी और इसको जो है चीफ इलेक्शन कमीशन ने अनसुना कर दिया, चाहे वो जो डिस्क्वालीफाई होने वाला था उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया, मतलब किसी भी तरीके से फेवर कर दिया। तो अब इस केस में क्या होगा, जो सत्ता पार्टियों का है कि हम जीतेंगे ना तो आपको ना फिर से रीअपॉइंट कर देंगे, या फिर हमको कहीं या फिर आपको हम कहीं अच्छी जगह पे नौकरी दिला देंगे, अपॉइंटमेंट दिला देंगे। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे अब कोई बड़ा पोस्ट है तो जब वो रिटायर होता है ना तो उसके बीच में मतलब कहीं नए जगह पे जाने से पहले उन बीच में कूलिंग पीरियड कहा जाता है। कूलिंग पीरियड का मतलब होता है कि आप आराम कीजिए, अब कहीं पे जॉब वॉब मत कीजिए थोड़े दिन, मतलब आप अगर कहीं किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भी अगर कोई काम किए होइएगा तो भी उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, क्यों? क्योंकि आपको कूलिंग पीरियड से गुजरना है। लेकिन अब इसको भी ताक पे रख देते हैं कई लोग, ठीक है? समझ गए? मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में रिटायर होते हैं लोग और वो राज्यसभा के सदस्य बन जाते हैं, ऐसा भी केस है इंडिया में, समझ रहे हैं? आप लोग समझ होइएगा, मैं समझ रहे होइएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। एनीवे नाम ही काफी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझिए इस चीज को, तो आप समझ गए, देयर नो नो डिबार्ट फ्रॉम द रिअपॉइंटमेंट, रिअपॉइंटमेंट हो सकती है और इसलिए
ये गवर्नमेंट का फेवर भी कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नॉट एबल टू इन्फोर्स मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्लॉलेसली। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तो फ्लॉलेसली ये जो है इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? मतलब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनको कहते हैं कि ये दंतहीन जो है वो सांप है, जिसके पास दांत नहीं है, टूथलेस स्नेक। ठीक है, मतलब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू करती है, लेकिन त्रुटि रहित नहीं होता वो, कुछ ना कुछ त्रुटियां उसमें होती ही है। तो इसीलिए कई बार आप देखिए गलती हो भी जाती है तो इनको नेगलेक्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि ये इनके पास इतना मतलब सुविधा, इनके पास इतना अथॉरिटी ही नहीं है, और या फिर ये भी कहें कि रिसोर्स भी नहीं है इतना कि वो सब कुछ को अच्छे से मैनेज कर सकें। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, समझ गए इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसी में अगर हम इसको कंटिन्यू करें तो कंटिन्यूएशन में मैं बताऊं तो ये देखिए और क्या कहते हैं कि अपॉइंटमेंट बाय गवर्नमेंट नॉट बाय कॉलेजियम। देखिए एक चीज को समझना होगा आपको, कॉलेजियम जो होता है वो कहाँ होता है? जज के अपॉइंटमेंट में। तो जज के अपॉइंटमेंट में कोलिजियम का तो महत्व है ही, है ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कोलिजियम का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कंसेप्ट है। गवर्नमेंट जिसको चाहेगी उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो घोषित कर सकती है। तो ये भी बड़ा इशू बन जाता है, एक तरीके का मुद्दे का बात हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट अपने पसंद से बना लेगी फिर तो वो उसका फेवर करने लग जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा प्रकाश में आता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नो सेपरेट स्टाफ। अब एक चीज समझिए, डिपेंडेंट ऑन डिप्यूटेशन ऑफ पर्सनल्स, नो परमानेंट स्टाफ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो संस्था है उसमें कोई परमानेंट स्टाफ नहीं होता। ये जो है डेप्यूटेशन पर जो लोग होते हैं, अलग अलग विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वही डेप्यूटेशन पे जाते हैं, वही लोग जो है मतलब इसका काम करते हैं। जैसे आपने गौर किया होगा जब इलेक्शन का टाइम आता है तो टीचर्स को इलेक्शन ड्यूटी पे लगा दिया जाता है। तो मतलब समझ रहे हैं कि इस संस्था का कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, तो ये भी एक इश्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो काम सही से हो नहीं पाते, एफिशिएंसी सही से मिल नहीं पाती है, तो ये एक इश्यू है। नो पावर टू इंश्योर इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के बारे में मैंने पहले आपको बहुत अच्छे से बताया है। मतलब कि कोई पार्टी के अंदर अगर अच्छे से लोकतंत्र का पालन नहीं हो रहा है, इंटर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं चल रहा है, तो इनका मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई पावर नहीं है इसको इंश्योर करने का। ठीक है, मतलब अंदर जो चल रहा है चलने दो, ये कुछ नहीं कर सकते। मतलब उस पार्टी को अगर वहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं है उस पार्टी के अंदर, तो उस बेस पे जो है वो उस पॉलिटिकल पार्टी को डी रजिस्टर नहीं कर सकते हैं, डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते हैं, इनके पास इतना पावर नहीं है। तो एक चीज इसको भी जो है वो क्या करना चाहिए, मतलब इंश्योर करना चाहिए कि ऐसा हो। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, समटाइम एक्ट्स ऑन द लाइंस ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट। ये तो मैंने पहले भी बता दिया है कि रूलिंग गवर्नमेंट जो कहती है वही इनको कई बार करना पड़ जाता है, तो उनके उनके लाइन पे ही इनको जो है वो चलना पड़ता है कई बार। ठीक है, तो ये भी एक इशू है। तो इतना इशू आपको समझ में आ गया होगा और ये मोर देन सफिशिएंट है। इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं बार बार हर एक लेक्चर में आप लोगों को कह रहा हूँ, कुछ लोग पीडीएफ मांग रहे हैं। देखिए मैं पीडीएफ इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग फिर लिखिएगा नहीं, मुझे पता है। देखिए लिखिए यार, मैं कह रहा हूँ जितना लिखिएगा ना बाद में आप हम आपको उतना ही अच्छा रहेगा, आप मुझे थैंक्स बोलिएगा बाद में। तो प्लीज से जितना भी मैं जो लेता हूँ लेक्चर, आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, फिर लेक्चर को सुन लीजिए, या फिर पूरा वीडियो देख लीजिए फिर रुक रुक करके लिख लीजिए। पूरा वीडियो देख करके समझ लीजिए, कुछ मत लिखिए, और फिर उसको जब खत्म हो जाए वीडियो तो मतलब स्किप कर करके लिख लीजिए पूरा आराम से। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये है रिकमेंडेशन। अब ये रिकमेंडेशन जो है ना, इसको आप एक काम कर सकते हैं कि इसको आप वे फॉरवर्ड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। समझ गए? तो वे फॉरवर्ड के रूप में अगर आप लिखते हैं इसको तो भी सही है। चलिए पहला देखते हैं। पहला ये है दिनेश गोस्वामी कमेटी। दिनेश गोस्वामी कमेटी का एक रिकमेंडेशन था कि इन्होंने क्या कहा कि दे नीड द सिलेक्शन कमेटी। मतलब जब आप किसी को अपॉइंट करते हैं एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमीशन, तो इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर कोई बनता है तो गवर्नमेंट जिसको चाहे उसको बना देती है, लेकिन दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा कि आपको सिलेक्शन कमेटी बनानी चाहिए और उस कमेटी के प्रस्तावना मतलब जो वो प्रस्तावित करे उसके हिसाब से जो है अपॉइंटमेंट करना चाहिए, पहली चीज। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो है सेकेंड एआरसी का। ठीक है, सेकेंड एआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखिएगा जरूर। ठीक है, सेकेंड एआरसी कहती है, ये भी कहती है कि सिलेक्शन कमेटी को सेटअप कीजिए। ठीक है, वेयर लीडर ऑफ अपोजिशन मस्ट बी अ मेंबर। जो
एक कमेटी आप बनाइएगा, वहाँ पे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मेंबर बना के रखिएगा टू इलेक्ट इलेक्शन कमिश्नर। जब भी इलेक्शन कमिश्नर का आप ये कीजिएगा, क्या कहते हैं, चुनाव कीजिएगा, तो उस टाइम पे जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन को एक मेंबर बनाइएगा। और क्या, फंड शुड बी चार्ज ऑन द CFI के ऊपर जो है फंड को चार्ज कीजिएगा, मतलब जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उसके ऊपर जो है चार्ज को आप रखिएगा, ठीक है। रेस्ट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर शुड हैव इक्वल स्टेटस एज इन केस ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन। जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उसी के हिसाब, उनका जितना स्टेटस है उतना ही स्टेटस जो है अन्य जो 2 लोग हैं, 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको भी वही स्टेटस दिया जाना चाहिए। देयर मस्ट बी कूलिंग पीरियड, मैंने कहा था ना, रिटायरमेंट के बाद में कूलिंग पीरियड होना चाहिए, मतलब रीअपॉइंटमेंट का जो बात आप करते हैं उसको हटाइए, थोड़ा सा कूलिंग पीरियड दीजिए, उनको भी थोड़ा सा आराम करने दीजिए, ठीक है। और क्या, आर्टिकल 324 जो है वो उसके अंदर पावर क्या-क्या, कि मतलब जो भी पावर है उसको क्लियरली डिफाइन कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। लीगल बैकिंग टू एमसीसी का मतलब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। मोर पावर गिवन टू इलेक्शन कमीशन को थोड़ा ज़्यादा पावर दिया जाना चाहिए। एक चीज़ और है कि जो 255 लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट है, चाहे सेकंड ARC और गोस्वामी कमेटी, ये सब मिल करके ने एक चीज़ का रिकमेंड किया है कि कोलिजियम सिस्टम से अपॉइंटमेंट कीजिए, ठीक है। आप जो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर देते हैं उससे मत कीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड में कुत्ता भौंक रहा है, आप लोगों को भी पता चल रहा होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको स्ट्रीट डॉग्स हैं, ठीक है। तो आप इसका भी आनंद लीजिए, और पढ़ाई खत्म हो चुकी है आज के लिए, इतना ही, ठीक है। बस लेक्चर में जितना था उतना मैंने आपको बता दिया, मोर देन सफिशिएंट है। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप को इसको क्या करते हैं, स्कैन करके जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।